जब ली झिरुई लगन से आध्यात्मिक औषधि की देखभाल कर रही थी, तब ली परिवार के वरिष्ठ सदस्य वंश के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण एक मामले पर चर्चा करने के लिए एक गुप्त कक्ष में एकत्रित हुए। पांचवें भाई, कृपया जो खबर आपने सुनी है उसे सभी के साथ साझा करें। ली परिवार के वर्तमान मुखिया ली शिकिंग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। ली परिवार में वर्तमान में 3 फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे, जिनमें से ली शिकिंग ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के अंतिम चरण में उच्चतम साधना प्राप्त कर ली थी और कबीले के नेता के रूप में कार्य कर रहे थे, जबकि अन्य 2 ली शिरन और ली शिटिंग थे। दोनों फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट के प्रारंभिक चरण में थे और क्रमशः कानून प्रवर्तन एल्डर और ट्रांसमिशन एल्डर के रूप में कार्यरत थे। इनके अलावा बैलांग ली परिवार में 50 से अधिक ची साधक और 1 लाख से अधिक धर्मनिरपेक्ष कुल के सदस्य शामिल थे। ली शिकिंग द्वारा संदर्भित 5वां भाई ली शिजे था, जो एक अनुभवी ची साधक था और जिसकी आयु 10 वर्ष से भी कम रह गई थी। हालांकि कुल में उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पद था, वह बाह्य मामलों का मुखिया था। सरल शब्दों में कहे तो विदेश मामलों के वरिष्ठ अधिकारी ली परिवार के खुफिया विभाग के प्रमुख थे, जो बाहरी दुनिया से विभिन्न आकारों और प्रकारों की खबरें और खुफिया जानकारी एकत्र करने में विशेषज्ञ थे। और इस बार ली शिजे को एक बेहद चौंकाने वाली खबर मिली थी। पशु वशीकरण संप्रदाय के कट्टर प्रतिद्वंद्वी श्वेत जेड संप्रदाय ने कल ही एक नवजात आत्मा साधक को तैयार किया है, ली शिजे ने अपने विशिष्ट संक्षिप्त अंदाज में कहा, जो वर्षों के कम बोलने और अधूरी जानकारियों के संपर्क में आने का परिणाम था, जिससे उनके शब्द असाधारण रूप से सामान्य प्रतीत होते थे। फिर भी इस तरह के बयान से वहां मौजूद सभी बुजुर्ग अनायास ही कांप उठे और उनके चेहरों पर आतंक और भय के भाव उभर आए। पशु वशीकरण संप्रदाय के एक जागीरदार परिवार के रूप में वे 2 प्रमुख संप्रदायों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी से अनजान कैसे हो सकते थे। अतीत में पशु संयम संप्रदाय ने श्वेत जेड संप्रदाय पर श्रेष्ठता हासिल करने के लिए हमेशा अपने अनुबंधित आध्यात्मिक पशुओं का सहारा लिया था और विभिन्न तरीकों से श्वेत जेड संप्रदाय के हितों का शोषण किया था। अब जब श्वेत जेड संप्रदाय के पास एक नवजात आत्मा साधक है, तो वे पशु संयम संप्रदाय को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? क्या इससे एक बड़ा युद्ध छिड़ जाएगा? ये बात यहाँ मौजूद सभी लोग समझते हैं, इसलिए मैं इस पर और विस्तार से चर्चा नहीं करूँगा। ली शिकिंग ने कमरे में सन्नाटा तोड़ा और गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो अब इंतजाम शुरू कर देते हैं। परिवार के सदस्यों को अपना सामान पैक करने और बैलांग काउंटी से जल्द निकलने के लिए कहो। कुलपति ली शिरन चौंक कर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, हम तो केवल पशु संरक्षण संप्रदाय के एक जागीरदार परिवार हैं। अगर श्वेत जेड संप्रदाय हमला भी करे तो भी वे हम पर हाथ नहीं डाल पाएंगे, है ना? बिल्कुल। ली शिकिंग की आंखों में कड़वाहट भर गई। श्वेत जेड संप्रदाय हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन क्या उनके अधीन रहने वाली शक्तियां हमें, बचे हुए लोगों को बैलांग काउंटी पर कब्जा करने देंगी? यदि सचमुच कोई लड़ाई होती और ली परिवार विजयी होता, तो श्वेत जेड संप्रदाय निश्चित रूप से सहायता के लिए हस्तक्षेप करता। यदि ली परिवार पराजित होता, तो परिणाम स्वतः स्पष्ट होता। परिणाम चाहे जो भी हो, 300 वर्षों से अधिक की विरासत वाले बैलांग ली परिवार के लिए अब अपनी वंश परंपरा को जारी रखना संभव नहीं होगा। ली शिरन अवाक रह गई और निराश होकर बैठ गई। जल्दी जाओ और हमारे कुलवासियों को सूचित करो, ली शिकिंग ने आग्रह किया। मत भूलो, हमारे परिवार की विदेशों में एक शाखा है, हम शरण के बिना नहीं हैं। इस संदर्भ में 100 साल से भी अधिक समय पहले ली परिवार को जिस बड़े संकट का सामना करना पड़ा था, उसका उल्लेख करना आवश्यक है। उस समय ली परिवार में केवल एक ही फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट कल्टीवेटर था, जिसके कुछ वर्षों में गुजर जाने की आशंका थी, और कबीले की नई पीढ़ी में से कोई भी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया था। इसके अलावा 2 प्रमुख पड़ोसी परिवारों के इरादे भी स्पष्ट हो चुके थे। यह कहा जा सकता है कि ली परिवार जीवन मरण के मोड़ पर था। सौभाग्य से उस समय ली शिकिंग ने सफलतापूर्वक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में प्रवेश कर लिया और उनका स्पिरिट बीस्ट, ग्रीन प्यूपिल टाइगर, भी उनके साथ ही इस स्तर तक पहुंच गया। बूढ़े व्यक्ति के स्पिरिट बीस्ट के साथ मिलकर वे ली परिवार के क्षेत्र को बचाने में सफल रहे। ठीक उसी संकट के कारण ली शिकिंग ने एक विदेशी शाखा स्थापित करने का दृढ़ संकल्प लिया,
ताकि यदि बैलांगली परिवार को एक बार फिर किसी दुर्भाग्य का सामना करना पड़े तो परिवार की वंश परंपरा और विरासत को संरक्षित किया जा सके। सौभाग्यवश सबसे बुरा परिदृश्य घटित नहीं हुआ और ली शिकिंग के नेतृत्व में ली परिवार उत्तरोत्तर समृद्ध और मजबूत होता गया। जब ली शिकिंग ने विदेशी शाखा का जिक्र किया तो सभी के मन में पनप रही चिंता कुछ हद तक कम हो गई और वे उन कबीले के सदस्यों को सूचित करने के लिए उठ खड़े हुए जो बैलांग पर्वत पर नहीं थे। पहाड़ पर बचे हुए 30 से अधिक कबीले के सदस्यों के बारे में ली शिकिंग व्यक्तिगत रूप से उन्हें सूचित करेंगे। बूम बूम बूम। बैलांग पर्वत पर 3 गंभीर घंटियों की गूंज सुनाई दी जो कबीले के प्रत्येक सदस्य के कानों तक पहुंची। अपने कमरे में कुछ छोटे मोटे काम निपटाने के बाद ली झिरुई आराम से नहाने की तैयारी कर ही रहा था कि तभी परिवार की ओर से अचानक बुलावा आया। उसने झटपट शुद्धि मंत्र पढ़ा और परिवार के मुख्य हॉल की ओर भागा। जब तक ली झिरुई वहां पहुंचे तब तक पहाड़ पर रुके हुए कबीले के लगभग सभी सदस्य इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि उन्होंने एक बात पर ध्यान दिया जो उन्हें परेशान कर रही थी। कबीले के मुखिया के अलावा परिवार का कोई अन्य उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित नहीं था, जिससे उन्हें कुछ चिंता हुई। सभी को इकट्ठा करने की यह आपातकालीन सूचना एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर देने के लिए है। ली शिकिंग ने गंभीर भाव से कहा, श्वेत जेड संप्रदाय में एक नवोदित आत्मा साधक प्रकट हुआ है और हमारी विरासत को संरक्षित करने के लिए हमारे परिवार को बैलांग काउंटी छोड़ना होगा। इसलिए वापस जाने के बाद आपको 3 घंटे के भीतर सब कुछ पैक करना होगा और फिर ईस्ट लेक पर इकट्ठा होना होगा। ईस्ट लेक, जो बैलांग काउंटी के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित एक संसाधन केंद्र था, असीम सागर के सबसे करीब भी था। इससे कुछ ही मील पूर्व में विशाल महासागर फैला हुआ था। भीड़ को अभी भी अचंभित और स्थिर देखकर ली शिकिंग चिल्लाया, किस बात का इंतजार कर रहे हो? अभी जाओ। कुलपति, पहाड़ की तलहटी में रहने वाले कुलवासियों का क्या होगा? सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अचानक पूछा। ली शिकिंग एक पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव झलक रहा था। साधक मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन बैलांग काउंटी अब हमारे लिए परिवार के रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे जाने से पहले मैं उन्हें सूचित करूंगा और उन्हें बैलांग काउंटी छोड़ने के लिए कहूंगा। बेशक, ली शिकिंग अपने साथ कुछ धर्मनिरपेक्ष कुल के सदस्यों को ले जाना चाहता था, क्योंकि आखिरकार एक साधना परिवार केवल साधना करने वालों के भरोसे नहीं चल सकता था। ली झिरुई को दूसरों जैसी कोई चिंता नहीं थी। कबीले के मुखिया के बोलते ही वह मुड़ा और चला गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि ली झिरुई के माता पिता दोनों ही सांसारिक मनुष्य थे और दुर्भाग्यवश कुछ साल पहले उनका निधन हो गया था। घर लौटने पर ली झिरुई ने सबसे पहले पास में लगाए गए आध्यात्मिक औषधियों को निकाला और लापरवाही से उन्हें अपने स्थान पर फेंक दिया ताकि मौका मिलने पर उन्हें बाद में लगा सके। फिर उसने आंगन में मौजूद सभी आध्यात्मिक वस्तुओं को साफ किया और अंत में दा किंग के पास पहुंचा, जो अभी भी प्रतिक्रिया को आत्मसात कर रहा था, और सावधानी पूर्वक उसे अपने स्थान के भीतर स्थित आध्यात्मिक झील में रख दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि चेतावनी देने वाला फॉर्मेशन अभी भी सक्रिय है। ली झिरुई ने एक श्वास छिपाने का मंत्र चलाया और अचानक आंगन में स्थित छोटे तालाब में कूद गई। तालाब गहरा नहीं था और जल्द ही ली झिरुई तल तक पहुंच गई और फ्लोरेसेंट प्रकाश के धब्बों से जगमगाते एक स्थान की ओर तैरने लगी। यह एक अविकसित स्पिरिट वेन थी, जिसे ली झिरुई द्वारा इस स्थान को चुनने के बाद दा किंग ने गलती से खोज लिया था। अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए ली झिरुई ने इस खोज को परिवार से छिपा कर रखा था और इसकी सूचना परिवार को नहीं दी थी। और आज ली झिरुई का लक्ष्य इस अधूरी बनी हुई स्पिरिट वेन को अपने स्पेस में शामिल करना था। उसकी सफलता की संभावना के बारे में ली झिरुई को यकीन नहीं था। ली झिरुई ने स्पिरिट वेन पर अपने हाथ रखे और उसे अपने स्पेस में समाहित करने का इरादा किया, ठीक उसी तरह जैसे वह आमतौर पर अपने स्पेस का उपयोग करता था। लेकिन अगले ही पल उसकी माना शक्ति बाढ़ के पानी की तरह उमड़ पड़ी, जैसे कोई बांध तोड़कर निकल रहा हो। यदि आत्मा नस से महसूस होने वाले हल्के कंपन न होते तो ली झिरुई बिना किसी झिझक के छोड़ देता। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली झिरुई की माना शक्ति पूरी तरह समाप्त होने से ठीक पहले वह अंततः अर्धनिर्मित स्पिरिट वेन को अपने भीतर समाहित करने में सफल रहा। जैसे ही ली झिरुई ने अपने क्षेत्र में प्रवेश किया,
उसने देखा कि अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले की तुलना में कहीं अधिक सघन थी। लगभग मध्य श्रेणी की प्रथम श्रेणी की स्पिरिट वेन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा के बराबर उसे कोई अन्य अंतर नजर नहीं आया। इसके अलावा परिवार की नाजुक स्थिति को देखते हुए ली झिरुई के लिए अपने कमरे में अधिक देर तक रुकना संभव नहीं था। उसने चारों ओर संक्षिप्त नजर डालने के बाद कमरे से बाहर निकल गया।